The achievements of foundation literacy and numeracy are the first step towards the larger goal of national education policy. If we dwell further into foundation literacy approach, it talks of an approach which will have components of orality, phonics, decoding, vocabulary, fluency, comprehension and reading habits. These policy initiatives are taking shape through different components like teacher manuals, student books and trainings, which all aim to bring qualitative improvement in the classroom transactions. All these components have to work in tandem and in parallel to achieve the desired outcome. It is essential to see all these form the perspective of a school. It is the school where all these come into action. It is critical to see what are the challenges that would come across a teacher who puts these into action. As per the school situation, how a teacher innovates and adapts. Let us look at this ecosystem from the perspective of a teacher. Hi, I am Purnima Garg and I am going to be your host for the show Heads Together. आज हमारे साथ इस फायरसाइड चैट पर मौजूद हैं रीना ढोभाल जी। रीना जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अजबपुर कालान 2 की हेड टीचर हैं। यह विद्यालय देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इन्होंने हेमवती नंदन भगुना यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी भाषा में की है। यह पिछले 24 वर्ष से अध्यापिका के रूप पर कार्य कर रही हैं और इस दौरान कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। रीना जी को डाइट देहरादून की ओर से ब्लॉक में बेस्ट टीचर अवार्ड 2008 और डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट टीचर अवार्ड 2015 में मिला है। यह कई रूपों में शिक्षा प्रणाली में सजग रही हैं। इन्होंने लगातार उत्तराखंड SCRT, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, स्टेट रिसोर्स ग्रुप और निपुण भारत की कोर कमेटी में अपना योगदान दिया है। रीना जी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में गहन विश्वास रखती हैं और रूम टू रीड इंडिया के साथ परस्पर जुड़ी हुई हैं। वेलकम रीना जी, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। रीना जी, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक स्कूल अभी बंद रहे हैं और ऐसे में जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे स्कूल वापस आए हैं तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या कोई स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम या स्कूल रेडीनेस के लिए आप लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं? बिल्कुल मैम, इतने लंबे अंतराल के बाद जब स्कूल खुले हैं तो एक बहुत बड़ा लर्निंग गैप हम सबको देखने में आया। अगर हम इस लर्निंग गैप की बात करें तो ये हम 2 भाग में भी इसको बांट सकते हैं। एक तो सोशल लर्निंग गैप्स भी उसमें था, एक सोशल का भी था और एक एकेडमिक तो साथ में था। जब आज से पहले नॉर्मल स्कूल कभी बंद होते थे तो हमारे बच्चे एक इंतज़ार करते थे स्कूल खुलने का, अपने दोस्तों का, सबका, मित्रों का। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें बच्चे ने ऑनलाइन एडमिशन अगर क्लास 1 में लिया है और क्लास 3 में पहुंच गया है, अब वो जानता नहीं है अपने सहपाठियों को, किसी को भी। तो एक जो इंतज़ार था वो कहीं मिसिंग हमको लग रहा था। और जब बच्चे स्कूल में आए तो वो किसी को पहचानते नहीं थे। एक जो आपसी मेल, एक भावात्मक जुड़ाव होता है, उसकी एक हमें बहुत बड़ी कमी दिखाई दी। दूसरा अगर हम एकेडमिक को ले तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट था जो इसमें मिसिंग था, क्योंकि क्लास फर्स्ट में आने वाला बच्चा क्लास 3 तक आ गया था जी। और फेस टू फेस टीचर के साथ भी इंटरेक्शन नहीं था। और जो अगर हम गैजेट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उन पे इतनी सुविधा नहीं है। तो अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो उसको भी हम परफेक्ट एक वैसा मीन नहीं मान सकते कि बच्चे ने उससे लर्निंग करे है, कुछ अचीवमेंट किया या प्रतिफलों की अगर हम बात करें तो वो उसने लिया है। क्योंकि उसमें जस्ट एक काम करने देना और उसमें एक श्योरिटी नहीं है कि काम कर कौन रहा है, कब उसको मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स उनके लेबर क्लास हैं। तो व्हाट्सएप में काम आ गया, पर जब तक पेरेंट्स घर पहुंचे तो तब तक बच्चे सो गए, तो वो एक उसमें श्योरिटी नहीं हो रही थी। और वैसे भी जो फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन जब टीचर का होता है जी, बिल्कुल, तो एक अलग उसका एक निकल के आता है परिणाम जो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो एकेडमिक में भी अब क्लास फर्स्ट का बच्चा जब 3rd में पहुंचा तो कुछ नए सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे हमारा संस्कृत हो गया, EVS हो गया। तो अभी बच्चा हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में ही जूझ रहा था और नए 2 सब्जेक्ट और ऐड हो गए उसमें।
तो ऐसे में उन सब्जेक्ट के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट के साथ बच्चे का आगे आना, तो वो बहुत बड़ा एक जो लर्निंग गैप था, वो उसकी एक मिसिंग लर्निंग गैप, ये सब हमको बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण एक स्कूल के लिए था ये सब। तो सोशल के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ इस पेंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, जब बच्चा आया तो वो भी डरा हुआ था। पेरेंट्स, टीचर, गवर्नमेंट जो भी हमारी गाइडलाइन थी उसमें डिस्टेंसिंग की ही बात हो रही थी। क्यों, नेचुरल एक तो बच्चा जानता नहीं है, पहले डिस्टेंसिंग हो गया, जब वो आया और पहचानने लगा एक दूसरे को तब भी डिस्टेंसिंग हो गया। तो एक तो वो भी एक गैप है, क्योंकि स्कूल में सबसे पहले बच्चा भावात्मकता से भी जुड़ता है, एक टीचर के साथ, एक बच्चे के साथ, तभी एक हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और जब हमने दो गैप देखे, एक तो गैप और उसके भी दो गैप, तो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण वातावरण ही स्कूल में बना। तो जब ये लर्निंग गैप आया, सब्जेक्ट्स में आया, तो इसके लिए फिर एक हम लोगों ने भी एक प्लान, जब ये पेंडेमिक थे, तो अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, तो हमने भी एक रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया था। तो उसके लिए जब तक स्कूल बंद रहे, तो टीचर्स ने, हम लोगों ने एक कार्यशालाएं का आयोजन किया, जिसमें हम तैयारी कर रहे थे बच्चों के लिए, कुछ TLM मेकिंग करा कि जिस समय बच्चा स्कूल लौट के आए तो वो कुछ देख के उसकी तरफ आकर्षित और पढ़ने और सीखने के लिए खुद से तैयार हो जाए। दूसरा, हमने कुछ वीडियोस क्रिएट किए थे बच्चों के कंटेंट को लेके, क्योंकि बच्चे इस समय इतना गैजेट से जुड़ गए, मोबाइल से जुड़ गए, कि अब उनसे डिस्टेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में जब टीचर अपनी टीचर को वो एक प्रोजेक्टर के द्वारा उसमें देख रहा था, तो उसको मालूम नहीं चल रहा था कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं अपनी टीचर और इस चीज़ों को देख रहा। तो हमने इस तरह के बहुत सारे वर्कशीट्स डेवलप की। एक हमने गवर्नमेंट के साथ ही, उनका कार्यक्रम था आरोही, एक ब्रिज कोर्स डेवलप किया बच्चों के लिए, जिसमें हमने जहाँ जहाँ हमें गैपिंग दिखाई दे, उस कंटेंट को पॉइंट आउट किया और उसको एक बुक फॉर्म में हम लाए, वर्कबुक फॉर्म में। तो वो भी हमने एक ब्रिज कोर्स अपने स्कूलों में चलाया उसमें। जी। सो रीमा जी, जैसे आपने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में आपने बच्चों के साथ क्या क्या किया, इस पे तो हमने बहुत चर्चा की और बहुत सुना भी है, पर आप हेड टीचर रही हैं, तो क्या आपको स्कूल रेडीनेस के लिए कुछ टीचर्स के लिए भी करना पड़ा? किस तरीके के आप लोगों ने कदम उठाए, अगर उस पर कुछ चर्चा कर सके तो? बिल्कुल। एज अ हेड टीचर हम लोगों ने, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि स्कूल कब से रीओपन होंगे, तो उससे पहले हमने टीचर मोटिवेशन के लिए एक मीटिंग्स भी अपने स्कूल में करी। उसमें टीचरों को भी मोटिवेट किया गया और एक प्लानिंग स्कूल ने करी। उसमें जो हमारी प्लानिंग थी, वो प्रार्थना सभा से लेकर और छुट्टी तक हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। तो उसमें हमने अपने टीचर्स को मोटिवेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना सभाओं में बच्चों से बात करना। अवेयरनेस तो है ही, वो तो बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ टीचर्स का डर हटाना, क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग हैं, सबको अपना लाइफ प्यारी थी। तो ऐसे में जो हमने किया, तो टीचर्स को मोटिवेशन शुरू किया टीचर्स का, कि हम जब क्लास में जाएंगे तो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा, कैसे हम बच्चे से भी फेयर अलग करेंगे और कैसे हम उस कंटेंट को वहाँ तक। तो हमने एक्टिविटी बेस्ड, जो हम टीचिंग प्लान की बात करते हैं, हमने ऐसे टीचिंग प्लान्स बनाए अपने, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम बच्चों को खेल खेल में सिखाना और इसकी ओर किया। तो टीचर लोगों ने भी इसमें बहुत शेयर किया अपने बचपन के एक्सपीरियंस हमने इसमें मोस्टली जोड़े हैं। कि सबसे बात करी कि हम जब छोटे थे तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती थी और किन चीज़ों में हमें मज़ा आता था। तो ऐसी चीज़ों को लिस्ट आउट किया, और हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को प्रार्थना सभा में करा सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हम क्लासरूम के अंदर करा सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हम बड़े ग्रुप्स में करा सकते हैं और कौन से छोटे ग्रुप से, और कौन इंडिविजुअल। तो ऐसे ही हमने लिस्ट आउट करके उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग्स करी। और उसमें किया, और कुछ वर्कशीट्स भी डेवलप करी अलग से, कि जब बच्चे क्लास में आएंगे तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करेंगे और टीचर का क्या उसमें रोल होगा, किस तरह से टीचर फैसिलिटेट कर रहा होगा क्लासरूम में। तो ये सब वर्कआउट किया था। जी। बच्चों के बीच पढ़ने की आदतों का विकसित होना एक अच्छा परिणाम माना जाता है। क्या बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं? क्या वे किताबों की तलाश करते हैं? बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जी बिल्कुल। बच्चों में अगर पढ़ने के आदतों का विकास हुआ, तो
तो वो ये जो है रुचि रखना, किताबें पलटना या वैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कूल में बच्चे को ऐसा वातावरण देते हैं जिससे बच्चा उनकी ओर आकर्षित है। जैसे बच्चा सीखता पढ़ने कहाँ से सीखता है? पहले बच्चा जब छोटा होता है, क्लास 1 के बच्चे की अगर हम बात करें, तो वो चित्रों से पढ़ता है जी। तो इसके लिए हमने स्कूल में एक लाइब्रेरी का विकास किया है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने, जब बोलते हैं ना बोलती दीवारें, कि बच्चा दीवारों को देख रहा है या जहाँ भी देख रहा है, प्रिंट रिच वातावरण उसको अगर मिल रहा है, तो सर्वप्रथम बच्चा जो भी पढ़ता है वो चित्रों के माध्यम से पढ़ता है जी। अगर हम स्टार्टिंग के बच्चों की बात करें, क्लास 1 की, तो जो भी किताब हम दें, एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे के आगे एक ऐसी किताब को लाएं जिसमें बच्चा कुछ देखने, कुछ सोचने, कुछ कल्पना करने के लिए मजबूर हो जाए एक तरह से। तो हमारे पास इसी तरह से कुछ ग्रुप में बटी हुई किताबें हैं। तो पहले स्तर पे हम जो किताब बच्चे को आगे देते हैं उसमें चित्र ज़्यादा बोलते हैं और उसके नीचे एक कंटेंट लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है। तो बच्चा उंगली रख के पढ़ तो से रहा होता है पर वो एक्चुअल में बात कर रहा होता है चित्रों से। अगर हम एक किताब की बात करें कि एक कुत्ता आगे बना है तो उसके नीचे लिखा है कुत्ता जा रहा था, तो उसका पूरा ध्यान चित्र पे है और चित्र के माध्यम से वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट में वो देख रहा है वो कुत्ता जंगल में चला गया। बच्चे को नहीं पता कि वो नीचे क्या लिखा है, बट एज अ टीचर जब हम साथ में बच्चे काम करते हैं और धीरे धीरे जो वो रुचि की अगर हम बात करें, जब ऐसी किताबें बच्चों के सामने आती हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट जागने लगता है। फिर उसका मन करता है अभी ये देखी तो अब मैं नेक्स्ट किताब कौन सी रफ से निकालूं, अलमीरा से निकालूं और उसके आगे। तो एक ऐसी लाइब्रेरी का विकास स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है जहाँ बच्चा खुद से पढ़ने के लिए तैयार हो, एक वातावरण जी। तो ऐसा वातावरण हमको प्राथमिक स्तर में सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे को देना होगा, तभी बच्चा उसको पढ़ने के लिए उत्सुक होगा और ऐसा हम करते भी हैं। ऐसे ही हमारे स्कूलों में अगर आप आएंगे तो दीवार पे स्टार्टिंग में बाला पेंटिंग्स दिखाई देंगी। तो बाला पेंटिंग्स जो है उसका नाम भी ऐसे ही है, बाला पेंटिंग। तो जैसे एंट्री करते हैं बच्चे तो वो कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बच्चे से कुछ कह रही होती है। बच्चा सुनता है, सुनी हुई चीज़ों को जब वो वहाँ देखता है तो वो उसमें अपनी एक कहानी को गढ़ना, एक वाक्य को गढ़ना यहाँ से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो पढ़ने की आदत का विकास जिसकी हम बात करते हैं वो स्वयं उसमें उत्पन्न होती है और जब तक वो क्लास 5th से 8th में पहुँचता है तो वो आगे बढ़ता है। अगर हम अपना बचपन भी देखें तो हम ऐसी किताबों का चयन करते थे जहाँ चित्र ज़्यादा बोलते थे। मेरे मन मस्तिष्क में आज भी वो चाचा चौधरी और साबू और चंपक ये वाली किताबें हैं, जबकि हमारा जो बचपन था बहुत हार्ड टाइम था जहाँ हम किराए की किताबें लाते थे, उनको पलटते थे। अब स्कूलों में हम ऐसा वातावरण दें बच्चे को कि बच्चा उस किताब बच्चे के साथ बोले और बच्चा किताब के साथ बोले तो बच्चा बिल्कुल तैयार रहता है। अगर हम स्कूल में ऐसा वातावरण बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चा स्वयं से पढ़ना, उसमें रुचि लेना, ऐसा हम हमेशा स्कूल में देखते हैं। तब वो स्तर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आता है। और प्रार्थना सभाओं में हमने इसका एक विशेष एक अवसर बच्चे के लिए रखा है कि डेली एक बच्चा वहाँ पर कहानी बोलेगा जो उसने लाइब्रेरी में पढ़ी हो और फिर वो बच्चा उसी कहानी को जब बोलता है और उसको एप्रिसिएशन मिलता है तो वो नेक्स्ट बार जब भी लाइब्रेरी में जाता है, क्योंकि हमारा एक स्पेस टाइम टेबल में है, हाफ एन आवर का है कि बच्चा डेली लाइब्रेरी में जाएगा और अलग अलग एक्टिविटीज़ उसमें करेगा। तो बच्चा जब एप्रिसिएशन तो हर एक को चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम वो जब जाता है तो वो नेक्स्ट किताब को उठाता है क्योंकि उसको पता है ये तो मैंने पढ़ लिया है, अब मेरी बारी आएगी तो अब मैं नया क्या करूँगा, और उसको पलटने की कोशिश करता है। और हमने ये भी देखा है कि बच्चा अगर किसी सेंटेंस में अटकते तो वो टीचर के पास खुद आता है कि मैम ये यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे वातावरण का सृजन करना हमको बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इनोवेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है टीचर्स का। कि जितना हम इनोवेटिव होंगे उतना ज़्यादा बच्चे में ये वाली आदतों का विकास होगा कि बच्चा पढ़े, स्वयं से पढ़े। एक होता है कि बोझ तले हम बच्चे को कह रहे हैं पढ़े, एक होता है बच्चा दौड़ के खुद जाए। और हमेशा लाइब्रेरी में जाने के लिए अगर बच्चा उत्सुक है तो इसका मतलब जिस आदत के विकास की हम बात कर रहे हैं वो उसके अंदर से आनी शुरू हुई है, भले वो पन्ने ही पलटे। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। तो आपने प्राथमिक स्तर की बात करी, आपने बहुत सारी इनोवेशंस की बात करी जो आपने अपने स्कूल में किए बच्चों के साथ। तो आजकल निपुण भारत में प्राथमिक साक्षरता पे भी काफ़ी चर्चा की जा रही है। बिल्कुल।
तो वास्तविक कक्षा में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी और लेसन प्लान कितना महत्व रखता है? ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर एक प्लानिंग के साथ क्लासरूम में जाते हैं जी, तो वो ज़रूर सफल होती है। तो इसीलिए जिन हम जो बोलते हैं शिक्षण प्रक्रियाएं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ अगर हम जाएंगे क्लासरूम में कि मुझे पहले से पता हो कि मैं किस टारगेट को लेके जा रही हूँ, तो उसके परिणाम तो अपने आप ही अच्छे होंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम प्रतिफलों को प्राप्त करने की बात करते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद, निपुण भारत में ऐसे भी समझ के साथ बच्चे का पढ़ना और संख्या ज्ञान, इन दो की बात की है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्लास में जाएंगे तो अचीवमेंट ज़रूर होगा उसका। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और ऐसा देखा गया है कि हर बच्चे की कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी एक गति है सीखने की, समझने की, पढ़ने की। और एक स्ट्रॉन्ग पेडागोजी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा भी करता है। बिल्कुल। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी क्या भूमिका होती है? एक्चुअल में यहाँ अगर हम सीखने की गति की बात करें बच्चे, तो जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूँ कि उसमें 1 2 3 4 5 क्लासेस हैं जी। एक होता है कि क्लास में भी सीखने की गति अलग है बिल्कुल। बच्चे की, स्टूडेंट टू स्टूडेंट गति अलग है। बिल्कुल। और अगर हम और ओवर देखें तो उसमें भी अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें भी सीखने की गति अलग है। जी। अब इसमें थोड़ा ये होता है कि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। एक बच्चे की हिंदी में सीखने की गति बहुत अच्छी है, तो हमने ये देखा कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा उसको पुशअप की ज़रूरत है, थोड़ा स्लो है। तो ऐसे हम स्कूल में दो तरह से अपनाते हैं इसको। एक तो ये कि अगर हमारे पास क्लास 3rd में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी सीखने की गति वहाँ मिसमैच हो रही है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। और क्लास 3rd का बच्चा जिसमें मैथ्स का पीरियड या हिंदी का पीरियड या जहाँ पर उसकी हमें गति कम लग रही है, तो उसको हम क्लास 1 के ग्रुप के साथ बिठा देते हैं, क्योंकि उस समय वहाँ वो बेसिक चल रहा होता है जो जिसकी उसको नीड है। तो उस समय सब्जेक्ट के टाइम वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी क्लास में। जी। अब दूसरा अगर हम देखें तो क्लास के अंदर भी ऐसा होता है, तो वहाँ हम पीयर ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं कि पीयर ग्रुप लर्निंग से हम इस गति का जो गैप है उसको भर के एक लेवल में बच्चे को लाने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं कि अगर पूरे स्कूल में हमारा स्ट्रक्चर भी हमने अपने स्कूल में ऐसे किया है कि अगर फर्स्ट पीरियड है तो वो पूरा हिंदी का पीरियड चलेगा, सेकंड पीरियड है तो वो पूरा मैथमेटिक्स का चलेगा। वो इसीलिए रखा गया है कि अगर हमें लगता है क्लास 5th में बच्चे, क्योंकि अब एज अप्रोप्रिएट एडमिशन होते हैं, तो कहीं हमें ये गैप दिखाई देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम 5th में करते हैं, और वो उसको ब्रिज देने के लिए हम उसको आइडेंटिफाइड करते हैं कि इसको हम उस समय क्लास 2nd और या क्लास 3rd में कुछ समय के लिए, जब तक एक ब्रिज बनाने के लिए हम वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करते हैं उस पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए। और फिर नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हिंदी में स्लो है वो मैथ्स में भी हो। कई बार हमने देखा है कि हिंदी में बहुत स्लो और मैथ्स में बहुत फाइन है। जी। फिर वो नेक्स्ट पीरियड में अपनी क्लास में आ जाएगा, और हो सकता है उस क्लास का कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथ्स में एक ब्रिज की नीड है। उस समय जो उनके जो सब्जेक्ट टीचर उनको फाइंड आउट करके दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र कर देती है। और ऐसे ही हम रखते हैं स्कूल में पीयर ग्रुप लर्निंग क्लास के अंदर। वो क्लास के बच्चे ही क्लास में दूसरे बच्चे को सिखाते हैं। तो वो भी सीखने सिखाने, और उसमें बहुत अच्छे काम होते हैं जो हम सतत मूल्यांकन की बात करते हैं, वो भी साथ में होता है। क्योंकि जो बच्चा उनको लीड कर रहा होता है उस समय टीचर का रोल होता है दिशा निर्देश देने का, एक गाइडेंस देने का, है ना। तो उस समय क्या करते हैं, उस बच्चे का आकलन भी टीचर कर रही होती है कि ये अगर मैथमेटिक्स किसी को प्लस सिखा रहा है तो उसका स्तर भी देखते हैं, क्योंकि ये सिखा रहा है तो वहीं उसका जो हम आकलन है वहीं हो जाता है, और बच्चों के सीखने की जो प्रक्रियाएं होती है वो भी हमको पता चलती है। तो थोड़े दिनों में हमें देखते हैं कि जो एक ग्रुप में एक बच्चा 4 बच्चों को लीड कर रहा था, तो थोड़े दिन बाद वो 4 से वो 4 औरों को लीड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के हम लोग अपनाते हैं इस जो सीखने की गति का गैप भरने के लिए। तो क्लास टू क्लास और क्लास के अंदर पेयर ग्रुप। ये आपने बहुत सारी अच्छी बातें साझा करी हमारे साथ। टीचर किस तरीके से एक रोल अदा कर रहा है, इसी तरीके से घर बच्चे की एक प्राथमिक पाठशाला मानी जाती है। और अगर हम बात करें होम एज अ लर्निंग स्पेस की,
तो ऐसे में शिक्षक होने के नाते अभिभावकों का सहयोग किस प्रकार से आपके लिए चुनौतीपूर्ण है और आप किस तरह उनका सहयोग ले सकते हैं? अगर हम होम एज अ लर्निंग स्पेस की बात करें तो ये वाकई ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे पाते, लेबर क्लास होते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। तो ऐसे में हम अपने स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं टाइम टू टाइम, जैसी नीड होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही होगी, वो महीने में 4 भी हो सकती है, 3 भी। जी। तो ऐसे में हम पेरेंट्स के साथ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिसमें पेरेंट्स को हम अवेयर करते हैं कि कैसे, जैसे हम अपने बचपन का, अपने घर का अगर उन्हें सुनाते हैं तो हमारे टाइम में हमने देखा कि मम्मी लोग जो हमारे होते थे वो जैसे रसोई में भी हम जाते थे तो कुछ दाल के डब्बे होते थे, तो उसमें एक स्लिप लगाई जाती थी कि ये इसकी दाल है, ऐसे है। या कहीं पर भी, क्योंकि सब सर्विस क्लास थे तो कोई बात रखने के लिए एक स्लिप लगा दी जाती थी ताकि नेक्स्ट को पता चल जाए। जी। तो इस तरह के हम आइडिया अब उन पेरेंट्स को भी देते हैं कि देखिए आपने कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, जो है आप वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे आपके घर में दरवाजे, और कई बार हम पेरेंट्स को ये स्लिप बना के भी देते हैं कि आप जाइएगा, इसको अपने दरवाजे पे चिपकाइएगा, इसको अपनी खिड़की पे चिपकाइए, ऐसा आप अपने किचन में करिए, इसको टेबल पे, और बच्चे से बार बार उसके बारे में बात करिए। जी। आप जो भी बात कर रहे हैं, आप खाना भी बच्चे को दे रहे हैं तो उस पर आप बात करिए कि ये दाल है, चावल है, इसके क्या यूज़ होते हैं, ये कौन सी दाल है, ये अरहर है तो अ से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के हमने इसी बीच बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मीटिंग्स की हैं पेरेंट्स की, और इसके हमें बहुत अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपके घर में प्याज आलू आ रहे हैं तो आप बच्चों से एक बार गिना के टोकरी में डला दीजिए। तो पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, आपने ला के देना है और सिर्फ ये बोलना है कि इस आलू को गिन गिन के टोकरी में डालिए, गिन गिन के इस प्याज को टोकरी में डालिए, आपकी कबर्ड में कितने कपड़े हैं इनको गिन लीजिए, है ना। और आप जो भी आप ला रहे हैं उसके ऊपर बात करिए। जन्मदिन मना रहे हैं तो आप जन्मदिन की विशेषता बताइए, क्यों मनाते हैं। इस तरह की एक नॉर्मल टॉक बच्चों से करिए। बच्चों से स्कूल में जो भी किया उसको एक बार खाना पकाते हुए बच्चों से बात करिए कि क्या क्या किया, कैसे किया। पोएम सुन लीजिए, अपने कुछ बच्चे बचपन के जो एक्सपीरियंस है उनको सुनाइए, क्योंकि अब क्या है, नानी दादी की कहानियाँ तो अब सब खत्म हो रही है, तो उस तरफ हमें वापस लाना है। तो पेरेंट्स को इस तरह के मोटिवेशन देते हैं कि आप अपने बचपन की घटनाएं बच्चों को सुनाइए, बच्चे ने जो किया वो बताइए। तो इसके लिए हमने एक शुरू किया है, बच्चे प्रार्थना सभा में आसपास के समाचार भी बोलते हैं, जो राष्ट्रीय और उसके हैं अंतर्राष्ट्रीय वो तो बोलते हैं। हर बच्चा एक स्लिप में लिख के लाता है छोटा, और वो हाउस वर्ड्स होती है हमारी। जैसे आज एक हाउस को मौका दिया, दूसरा, तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत कम था, बट जैसे आता है ना आसपास के समाचार, सब बच्चे अपने पॉकेट से इतनी सी स्लिप, मेरे पापा 1 किलो सेब लाए, मैंने कल 2 रुपए की पेंसिल खरीदी, मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ वैसा, वो इतनी सी स्लिप में उसको लिखाने में उनके पेरेंट्स मदद कर रहे हैं। अब हम उसमें अशुद्धियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो वहाँ से आ रहा है, उसको बाद में हम फीडबैक देते हैं बच्चों को। तो एक हमारा इनोवेशन ये भी शुरू हुआ है कि आसपास के समाचार तो वो अपने होम से लिख के लाते हैं, घर से पेरेंट्स उनकी मदद करते हैं, और वो वहाँ पर प्रार्थना सभा में एक बड़े ग्रुप के साथ वो साझा करते हैं। तो कई बार हम कुछ इवेंट्स भी देते हैं घर के लिए, कि जैसे आज त्यौहार है तो आपके घर में कैसे बनेगा, अपनी मम्मी से पूछ के आना या क्या होना है। तो वो चीज़ शेयरिंग होती है। तो वो जो ये हम होम एज अ लर्निंग स्पेस की बात करें तो ये वाला हम अब जुड़ने लगे हैं इन चीज़ों से। लर्निंग स्पेस तो हमेशा ही रहता था, पर फोकस अब ज़्यादा हो रहा है उसमें, पेरेंट्स की साझेदारी बढ़ने लगी है। हाँ, तो अब पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। जब पेरेंट्स आते तो हम उनको बोलते भी हैं कि क्या क्या किया, तो वो बड़ी उत्सुकता से बताते हैं, फिर हम उनको और एक कुछ आइडियाज़ देते हैं उसके बारे में। जी। तो हम अक्सर बच्चों के पढ़ने की आदत के बारे में बात करते हैं। क्या शिक्षकों को भी पढ़ने की आदत का विकास करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए शिक्षक में। किस तरीके से आप उन्हें प्रेरणा देती हैं अपने स्कूल में, अपने टीचर्स को? इसकी अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कार्य योजनाओं का भी है, जो हम टीचिंग लर्निंग प्लानिंग के उसमें जाते हैं। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो 15 डेज का बनता है। टीचर को वो प्लानिंग लिखने के लिए कंटेंट को पढ़ना ही पड़ेगा,
और वो हमारे स्कूलों में अनिवार्य है। एक तो यहाँ से शुरुआत है कि मैंने क्लास में क्या प्लान करना है वो 15 दिन पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसको डिज़ाइन आउट करूंगी। जी। दूसरा एक हमने किया है कि जब भी बच्चा लाइब्रेरी से किताब चेक इन चेकआउट करता है तो वो पहली किताब शिक्षक की होगी। अच्छा। शिक्षक भी इसको चेक इन चेकआउट करेगा सबसे पहले। जिस समय बच्चा पढ़ रहा होगा उस समय शिक्षक भी उसके बीच में बैठ के पढ़ेगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं जिस क्लास के साथ बैठती हूँ मैं भी बच्चों के साथ बैठ के पहली किताब मैं उठाती हूँ, उसके बाद बच्चे, और जैसे शेयरिंग बच्चे करते हैं ऐसे मैं। थर्ड अगर हम देखें तो जैसे हमने स्पेस प्रेयर में बच्चों को दिया है कहानी सुनाने का, ऐसे हमने रैंडमली टीचर को दिया है कि टीचर भी वो कहानी सुनाएगा जो उसने लाइब्रेरी से पढ़ी है। तो टीचर वहाँ शेयर करता है कि कल मैंने ये पढ़ा है और इसमें ऐसा है, तो बच्चे उसके बाद उसको देखने के लिए भी एक उत्सुक होते हैं, उनमें हैबिट। तो टीचर के अंदर भी ये हैबिट डाली है कि टीचर भी लेगा उस किताब को, घर ले जाएगा, पढ़ेगा, और तो ऐसे धीरे, क्योंकि टीचर के अंदर लर्निंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, तभी वो आदर्श बन पाएगा। तो इसके लिए हमने, हमारे पास एनबीटी की बुक्स भी आती हैं, जो रूम टू रीड है वो भी बहुत सारा है, तो उसके लिए टीचर में, तो अब ये हमारी हैबिट्स में है कि जब भी मैं घर जाऊंगी तो एक किताब मेरे जेब के अंदर भी होगी पर्स के, और मैं भी पढ़ रही होंगी। और रैंडमली हम किसी भी टीचर को इनवाइट करते हैं, टीचर को नहीं मालूम होता कि आज किसका नाम अनाउंस होने वाला है, तो ऐसे भी हमने करते हैं। तो टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले टीचर के अंदर होगा, क्योंकि जब बच्चा टीचर को पढ़ते देखता है तो वो भी प्रेरित होता है, क्योंकि टीचर से ही बच्चा प्रेरित होता है हर चीज़ के लिए। टीचर कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या पढ़ रहा है, नेक्स्ट टाइम जैसे टीचर उस किताब को रखता है, बच्चा उसी किताब के लिए पॉइंट आउट करता है कि आज मैं इसको पढ़ूंगा। जी, धन्यवाद रीना जी, आज हमारे साथ इतनी सारी बातें साझा करने के लिए। और ये बहुत ही मोटिवेटिंग है देखना कि किस तरीके से आप एक हेड टीचर होकर अपने बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को किस तरीके से आप प्रेरणा दे रही हैं। इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन टुडे विद मिस रीना डोभाल. It was so inspiring to see how she has really worked with the teachers, children, as well as the parent, how she's been focusing on home as a learning space, how she's been innovating about the reading habits, how she's been encouraging children to read, and how she's been really making sure that we are achieving our larger goals of national education policy. Thank you everyone for joining us today. Stay tuned.